ठीक है, देखिए जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें कल मैं थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बताना भूल गया था, रास्ते में से पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेंडलीव वाले में था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और हम लोग जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जो हमने कल बनाया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? और उसके लॉ को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं उसको? जो पुराना लॉ था वो एटॉमिक वेट के ऊपर था, और ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, नॉट मास, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एक थोड़ा साइड में टॉपिक डाल लो, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख लो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मतलब मैं चाहता हूं कि उस पॉइंट को नोट कर लो बस, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न, वापस से जो का स्टेटमेंट लिखवाई थी सेम लिख लेना, बस एटॉमिक मास को चेंज कर देना किससे? एटॉमिक नंबर से। चलिए, तो बस जो कल स्टेटमेंट लिखवाई थी आपको उसको चेंज कर लीजिएगा एटॉमिक नंबर करके, ठीक है, काम हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो मेरे भाई याद करते हैं जो हमने कल पढ़ा था एक बार, ठीक है। कोशिश करते हैं जितनी चीजें हो सके दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ग्रुप 1 को हम लोग प्यार से क्या बुलाते थे? जल्दी बोलते जाओ। अल्कली मेटल्स। क्या बोल? जल्दी बोलो। एलिमेंट्स याद है आपको? चलिए शुरू करते हैं। ली, ना, की, रब, से, फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रैंशियम। क्या पता हो गया? ओके, ग्रुप 2 पे आते हैं। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ठीक है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। एलिमेंट्स बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद हो गया? ग्रुप 13 क्या बोलते हैं उसको? खानदान का पहला सदस्य कौन था? बोरोन था। तो क्या बोलते थे उसको हम लोग? बोरोन फैमिली। एलिमेंट्स बोलते हैं, हमारा लाइन क्या थी बताओ? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद है आप लोगों को? ग्रुप 14 पे आते हैं। ग्रुप 14 खानदान का पहला सदस्य कौन था? कार्बन। तो क्या बोलते थे अपन उसको? कार्बन फैमिली। केमिस्ट्री, सर, गिब्स, सन की प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद आ गया आप लोगों को? चलिए 14 के बाद 15 की बारी है। तो 15 को हम लोग दो नाम से देखा था हम लोगों ने, या तो नाइट्रोजन फैमिली या तो निकोजेंस। निकोजेंस की स्पेलिंग याद है आप लोगों को? पी साइलेंट होता है उसमें। चलिए, तो इसकी लाइन क्या थी बताओ जल्दी से? नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। ग्रुप 16 अब सब बिगड़ गए हैं तो एग्जाम में क्या करनी पड़ेगी? चीटिंग करनी पड़ेगी भाई, टेपना पड़ेगा किन वालों से। तो भैया याद है ग्रुप 16? उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इस फैमिली को हम लोग बोलते क्या थे? ऑक्सीजन फैमिली या फिर अच्छा। ग्रुप 17 लाइन क्या थी जल्दी बताओ हमारे पास? फिर कल बाहर आई आंटी। याद है एलिमेंट्स आप लोगों को? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। ग्रुप 17 को प्यार से क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और ग्रुप 18 तो याद होगा आप लोगों को? नीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इनके नंबर्स आपको याद रखने हैं, याद आ रहा है? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और सबसे लास्ट कितना था? 158। याद आ गया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद जो नीचे अपन लोगों ने बनाया था एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग कहां से कहां तक होती है याद है आप लोगों को? 58 से, हाँ तो सुनना ध्यान से, जो 58 से 71 होता है इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं बोलो? लिख लेना वहां पर, क्या बोलते हैं इसको? और मेरे भाई 90 से 103 क्या बोलते हैं इसको? एक्टिनॉइड्स। They are called as actinoids. Lanthanoids, actinoids. ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि 57 जो एलिमेंट होता है 57 उसको बोलते हैं लैंथेनम। क्या बोलते हैं बोलो? तो 57 का नाम होता है लैंथेनम। और मेरे भाई इसी तरीके से 89 का नाम क्या होता है?
एक्टीनियम। क्या नाम होता है? एक्टीनियम। तो लैंथेनम, एक्टीनियम, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, क्वाइनेज एलिमेंट्स याद है आपको? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा सर, निकल था तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। प्लैटिनम नीचे आता है, याद आ रहा है, और ऊपर क्या आता है? पैलेडियम। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इतना आपने को याद होना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें इतना याद है। तो आज हम अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी कुछ बातों को जानेंगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, ठीक है? हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सब सुनते जाओ। यहाँ पर सब सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। यहाँ ध्यान दो, सब यहाँ पर एकदम आराम से बैठो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। एकदम पहले मेरी बातों को सुनना आराम से, उसके बाद हम सारी चर्चा करेंगे। पहले मैं सारी बातें समझाऊंगा, फिर आपको आराम से नोट करना, तो एकदम ध्यान से बातों को सुनते जाना। सपोज एक चीज समझना ध्यान से, जो भी हमारा पीरियड होता है, कौन सा चीज? पीरियड। पीरियड हमें शेल के बारे में बताता है। पीरियड हमें, अरे पीछे वालों, पीरियड हमें, तो सुनना ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पीरियड की, हमें लिख रहा हूं पीरियड्स कि हम कौन से पीरियड में घूम रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में घूम रहे हैं। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन याद है? वो आपने चित्र पढ़ा होगा, वो वाला। उस चित्र को देखने के बाद क्या ऑर्डर आता है, याद है आपको ऑर्डर? चलिए बताइए एक बार, ऑर्डर क्या आता है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये पूरा ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर मैं आपको 2 सेकंड में याद कर सकता हूं। आपको बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? याद करना है, एकदम सिंपल सा फंडा है। मेरे साथ साथ बस गाना गाना, ठीक? पहले मैं गाऊंगा, फिर आप लोग गाएंगे, ठीक? एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। बोलो एक बार, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। मतलब पहला एक बार है, बाकी कितने बार है? 2 बार। तो एस एक बार, एसपी, एसपी, जल्दी बोलो, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। याद हो गया? अब एस और पी का नंबर सेम होता है। क्या बोला, जल्दी बोलो? 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p। एस और पी का नंबर, डी का एक कम, डी का, तो नंबर चल रहा है 4, तो डी का एक कम, 3, नंबर चल रहा है 5, डी का एक कम, नंबर चल रहा है 6, डी का एक कम, नंबर चल रहा है 7, डी का एक कम, एफ का 2 कम। एफ का कितना कम? 2 कम। तो यहाँ पे 6 चल रहा है नंबर, 2 कम कर दो। 7 चल रहा है नंबर, 2 कम कर दो। छुपा देगा मैंने, याद है? बोलो, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। याद हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? एस और पी का नंबर डी में और पी और एफ में, किसका खत्म? अच्छा, ये सीक्वेंस आता कैसे था? तो ये सीक्वेंस आता था, इस टॉपिक को मैं यहां लिख देता हूं। नंबर ऑफ, सुनते जाना अभी, एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड, ठीक है? तो ये सीक्वेंस लाने के लिए हम लोग पूरा काम करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p। अभी सुनते जाना, कुछ लिखना मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सिखाना है यहाँ पर। 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6 सो चलता रहेगा, मान लेते हैं 7s, 7p, 7d, 7f, 7g चलता रहेगा। हमने इसको काटा कैसे, अगर तुम्हें याद हो तो? याद आ रहा है? और हर को हमने पीछे से पढ़ना चालू किया था, तो पीछे से पढ़ो 1s, फिर क्या आया? 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। देखा आप लोगों को? तो ये हमने यहां से लिखा था। अब वो रूल याद होगा आप लोगों को? हाँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से, और याद हो गया आप लोगों को? जो अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बिना इसको देखे नोट कर लेंगे, ऐसा मान लो मैं। एक बार फिर से याद कर, जल्दी से बोलो, एस,
एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। किससे याद हो गया? तो बार बार चित्र बना के देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं, मैं पीरियड में हूं। मैंने क्या बताया कि पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलते जाओ। पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मेरे भाई पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो शेल। तो अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन से शेल में हूं? फर्स्ट शेल में। तो यहां जो मैंने लिखा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या लिखा है, जल्दी बोलो। तो 1s में भैया, एस में कितने डब्बे बनते हैं? एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या लिख रहा हूं यहां पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 2। किस्सा खत्म। दे दो। मैंने लिखा 2। एक बात देखो, तुम किसी भी पीरियड को अपनी कॉपी में पीरियोडिक टेबल की फोटो निकालो, जो लोग ऐसे पढ़ने, कोई भी पीरियड एस से चालू होता है और खत्म कहां हो रहा है? पी पे देखो। एस बीच में डी आ रहा है और आखिरी में क्या आ रहा है? पी। मान लो अगर मैं थर्ड पीरियड में हूं तो थर्ड पीरियड चालू कहां से होगा? एस से, और खत्म कहां होगा? पक्का? मान लो मैं 6th पीरियड में हूं तो 6th पीरियड चालू कहां से हो रहा है? 6s से, और खत्म कहां हो रहा है? तो किस्सा भाई है मेरे भाई। तो अगर मैं 2nd पीरियड में हूं तो 2nd पीरियड में मैं 2s में जाऊंगा और 2p में जाऊंगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पी में 6 को है ना, तो 2 यहां 6 यहां टोटल, तो कितने एलिमेंट जाएंगे? आओ मेरे भाई तीसरे में भी देख लेते हैं। 2 यहां पर, 6 यहां पर, कितने? आओ देखें चौथे में 2 10 6 कितने? 18। पांचवें में देखो 2 10 6 कितने? 18। छठे में देखो 2 14 10 6 कितना? 32। याद आ रहा है कुछ? और मेरे भाई 7 में देख लो तो 32। बचपन में इन नंबर्स तो लोग मैजिक नंबर्स भी बोलते थे। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो या चैप्टर कटवा दिया गया था? हाँ, तो इन नंबर को मैजिक नंबर से बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32 32। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात को सुनते रहना। ये कैसे रिलेट हुआ पता लग गया आपको कि कोई भी पीरियड चालू कहां से होगा? एस से, खत्म कहां पर होगा? बी में। कोई है नहीं कि हमने रंगीन चौक चाहिए? अभी नोट मत करना। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, अब जैसे मान लो कि समय आगे बढ़ता है, ये लौंडे की शादी होगी मस्त, हंसने वाली क्या? तुम होगी नहीं होगी क्या? है ना भाई? तो उसको ताल दे दो, उसकी मान लेते हैं। ठीक, चलो, तो लौंडे की शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए इसके। तो एक सवाल पूछते हैं कि मान लो जब इसके बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक और ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं, और मान लेते हैं कि तब तक हमारा पीरियोडिक टेबल अभी 7 पीरियड है। कल को पहुंचते पहुंचते मान लो हम पहुंच गए 11th पीरियड में। कहां पहुंच गए? तो सवाल मान लो ऐसा आता है कि कल को 11th पीरियड जब आ जाएगा तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं इस सवाल को कैसे करना है मैं आपको उसका पहले बेसिक अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। मुझे ये बीच की लाइन मिल कहां से रही है? यहां से, है ना? तो इतनी बात तो पक्की है कि 11th पीरियड स्टार्ट कहां पर होगा और खत्म कहां पर होगा। तो बेसिकली मुझे ये बीच का कूड़ा कचरा निकालना है कि बीच में क्या क्या होगा ताकि मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि स्टार्टिंग एस से होगी, खत्म कहां पे होगा? बी पे। तो ये बीच का निकालने के लिए मुझे ये सिखाया गया है कि नहीं? चित्र बनाऊंगा, तीर बनाऊंगा, काटते जाऊंगा, मेरे को मेरा आंसर मिलेगा। सुनिए ध्यान से, ये 7 चल रहा है, इसके बाद 8s आएगा, 8p आएगा, 8d आएगा, 8f आएगा, 8g आएगा, सो चलता जाएगा। फिर 9s आएगा, 9p आएगा, 9d आएगा, 9f आएगा, सो चलता जाएगा। 10s, 10p, 10d, so on। 11s, 11p। तो s से चालू होगा, p पे खत्म होगा। अगर मैं चित्र बनाऊं तो अगर मैं सही सही काटूंगा, देखना कहां निकलेगा ये? 9 से ना, फिर ये जाएगा ऐसे 10 से, फिर ये जाएगा ऐसे, उल्टा हो गया क्या? नहीं ठीक है, 11s, और फिर आएगा यहाँ पर 6g, लेकिन 7g चल रहा था, 7h भी होगा यहाँ पर, है ना? तो 7h, 8g,
9F 11 10D 11P। तो बताओ एक बार 11S के बाद क्या आएगा? बोलते जाओ। 7H, फिर बताओ 8G, फिर बताओ 9F 10D, और फिर क्या आएगा 11P। ये निकाल लिया अपन लोगों ने। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको करने का मेथड नंबर 1, आम जिंदगी है ये। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। S में एक डब्बा बनता है, P में अबे डब्बे 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 5 7 अबे थोड़ा मेंटल एबिलिटी होता है ना यार। 1 3 5 7, तो अगला नंबर क्या आएगा? तो साला आधे लोग सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ाया ही नहीं गया जी, हमें तो सर ने F तक पढ़ाया था, हमने पैसा कम दिया क्या? अरे भाई मेंटल एबिलिटी 1 3 5 7 9। हाँ, लॉजिकल सेंस है ना, घुटनों का प्रयोग करो थोड़ा सा, जवाब आएगा। तो भैया इसमें एक डब्बा बनता है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यार? 2। यहाँ पे कितने जाएंगे? 6, 3 डब्बे, यहाँ 10, यहाँ 14, यहाँ 18 और यहाँ 22। सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 62 जोड़ दो, इतना आना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो ये था मेथड नंबर 1। ये हर गधा आदमी करेगा इसको, इतनी मेहनत कौन करे? हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, मेंटोस जिंदगी में आते हैं, है कि नहीं? तो ये देखो, कोई भी पीरियड चालू कहाँ से होता है? S, और खत्म कहाँ पर होता है? B पे। मतलब मुझे बीच के एक कूड़े कचरे चाहिए, अरे मैं इनको निकाल लूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। निकालने का एक तरीका तो ये था, इतना मेहनत करो निकालो, और अगर हम इतना करेंगे तो फिर तो जेईई एडवांस में एक सवाल बन जाएगा, वही जिंदगी में बहुत है कि नहीं? करते रहो, काटते रहो, एक आध को टेढ़ा कट गया अगर तो काम और अच्छा हो गया, है कि नहीं मेरे भाई? तो आप सोचते हैं कि यहाँ पर क्या बुद्धि लगाई जाएगी? ये जो टेबल है बेसिकली दिस इज n+l, आपको पता होगा ना, ये क्या अपर प्रिंसिपल है, और अपर प्रिंसिपल क्या था? n+l था। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4s लिखा हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 4s के लिए n+l कितना होगा? 4 + 0 4, अरे आया ना? मेरे भाई यहाँ लिखा है 4p, तो 4 + 1 = 2, और यहाँ लिखा है 3d, तो 3 + 2 = 5 दिखा आप लोगों को। एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ 6s है, इसका कितना हो जाएगा? 6। ये 6p कितना हो जाएगा? 7। ये 4 + 3 7, 5 + 2 7। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? क्या पैटर्न दिख रहा है? ये 7, ये 8, ये भी 8, ये भी 8। क्या पैटर्न दिख रहा है? कि अगर ये 11 है और ये मेरे भाई 12 है, तो बीच में जो कुछ आएगा उसका भी n+l कितना होगा? पक्का? अरे पैटर्न देख पा रहे हो भैया? ये 11s है, 11s 0 11 होगा, 11 + 0 11, यहाँ पे 11 + 1 बोलो 12। तो हमने इसका n+l निकाल लिया, इसका निकाल लिया, जो कुछ बीच में आएगा उसका भी n+l कितना हो जाएगा? 12। इतनी बात पक्की है? तो मतलब कि मुझे ये सोचना है कि n+l कितना हो? 12 हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 + 12, 1 + 11, 2 + 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7, 6 + 6, 7 + 5, 8 + 4, 9 + 3, 10 + 2, 11 + 1, 12 + 0। ये पॉसिबिलिटीज है, पक्का? अब देखो मेरे भाई, क्या n की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? कट गया। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 11, डज इट मेक एनी सेंस? कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया। n भी 6, l भी 6, क्या है? पॉसिबल है? नहीं। हम जानते हैं l की वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक होती है ना? कितनी होती है? तो क्या है 6 वाली होगी? अच्छा देखो, अब 7 और 5 पॉसिबल है कि n की वैल्यू 7, l की वैल्यू 5, पॉसिबल है कि नहीं मेरे भाई? ये 8 और 4 भी बोलो, अरे बोल दो। 9 और 3 भी, 10 और 2 भी, 11 और 1 भी, और 12 और 0 पॉसिबल? क्योंकि 12 0 मतलब 12s हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12s। हमें कहां पे खत्म करना है? 11 पे। ये रहा, देखो पहचान रहे हो? 11 + 1 देखा आप लोगों को? तो यहां पर आपके पास 10 2 आ रहा है, 10 2। यहां देखो 0 मतलब था s,
1 मतलब था P, 2 मतलब था D, 3 मतलब F, 4 मतलब G, 5 मतलब H। तो यहाँ लिखा है 10 2 मतलब 10 के साथ 2 मतलब क्या हो जाएगा? मिल गया? अरे है ना? फिर लिखा हुआ है देखो 9 3 9 F, फिर लिखा हुआ है 8 4 8 G, फिर लिखा हुआ है 7 5 7 H। लो आ गया, देखा आप लोगों को? तो बनाने की जरूरत, इंसान बन गए हम लोग। वो थी आम जिंदगी, ये थी मेंटल जिंदगी, अब IITian जिंदगी करने का तीसरा तरीका है ना कि IITian बच्चा इस सवाल को कैसे करने के बारे में सोचेगा। देखो मेरे भाई, यहाँ लिखा है 2 8 8 18 18 32 32। अगर तुम थोड़ा सीक्वेंस के बारे में ध्यान दोगे तो यहाँ सीक्वेंस बन रहा है 2x स्क्वायर। x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन पहला नंबर एक बार लिखा हुआ है और बाकी सारे नंबर, चलो शुरू करते हैं। x की वैल्यू 1 कितना आएगा? 2 डालो, कितनी बार लिखना है? 3 डालो, कितनी बार लिखना है? 4 डालो, कितनी बार लिखना है? 5 डालो, 50 आएगा। जूता फेंक के मारेंगे सारा, पता नहीं कितनी बार आएगा। क्या हो रहा है बोलो? मुंह खोल के हग रहा। 50 कितनी बार? 6 डालो, कितना? 72 कितनी बार? 2 बार। तो देखो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो 11th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 72। 10th में भी कितने होंगे? 72। 9th में कितने होंगे? 50। 8th में कितने होंगे? 50। दिखा आप लोगों को? तो ये करने का तीसरा तरीका, ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इस कंसेप्ट में ना मतलब मजा नहीं है, ये सिंपल सा तरीका है, बस मजा नहीं है। मजा अगर आप कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा। यहाँ मेहनत दिखेगी आपको, यहाँ मजा दिखेगा आपको, और ये तो ऐसे ही है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई सारी बातें? तो किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या ये पूरी कहानी क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोले नहीं दोस्तों, शर्माना नहीं है, मुंह खोल के हकना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है बताओ, कोई समस्या, किसी छोटे से कंसेप्ट में कोई समस्या है, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, डरना नहीं है, पूछना है। भाई साहब ठीक है आप करिए, करो बात, लिखो जल्दी लिखो, जितना समझ में आया लिख लो यार, तो समझ में नहीं आया वो लिख लो। ड्रॉ भी कर लेते हैं, कर लेगा तो अच्छा रहेगा, तेरी इच्छा। मेथड नंबर 1 तो है ही मेरे भाई, है कि नहीं? टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन पीरियड। जब तुम अपनी कॉपी में लिखते हो ना तो एक एक करके देख के लिखोगे तो बहुत मतलब कुछ याद नहीं होगा। एक बार में इसको पूरा देखो और एक बार में लिखने की कोशिश करो, इस आदत को बदलो। एक बार में एक हिस्सा देख लिया, पूरा हिस्सा एक बार में फिर लिखो, फिर दूसरा हिस्सा देखा, फिर उसको पूरा लिखो। हर चीज मुंह उठा उठा के देखोगे बार बार तो कुछ याद नहीं हो पाएगा। कोशिश करो क्लास में सब कुछ याद हो जाए। केमिस्ट्री पढ़ने का मजा तभी है, घर जाने के बाद बहुत काम होते हैं लोगों को, कपड़े धोने हैं, दूसरों के बारे में पूछना है कि तुमने धो लिए, खाना पीना खा लिया है कि नहीं, तो सारा कुछ यहीं खत्म कर दीजिए। आगे से चल के सच पता चल गया। बाबा बाबा से आती है। लैंड के लिए लेट आया तो सब बोलता हॉस्पिटल में, और घर फोन किया कि तुमसे पता ही नहीं कि हॉस्पिटल में बाबा गौतम बुद्ध तुम बनो, इतना जल्दी तुम्हें ज्ञान मिलेगा यार।
अटेंडेंस शीट पे साइन हो गया सबका? अबे तुम उसको घर लेके जाएगा, कल भी अपने पास लेके बैठ गया, आज आराम से बैठा हुआ है, देखो फोटो कॉपी करवा के रख लो। क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड ये था जहां पूरा आपने सॉल्व किया, निकाला, 72 लाया। सेकंड मेथड में हमने स्मार्टली n+l खोज लिया अपना, और थर्ड मेथड सिर्फ मैथमेटिकल सीरीज को पहचानते हुए, पैटर्न को देखते हुए हमने अपने आंसर को निकाल लिया। ठीक है, चले आगे। यस सर। अरे भावना समझ गया, मतलब कर तो लेंगे ना सवाल को यार। अगला लिखिए, पोजीशन ऑफ element in periodic table. Position of the element in the periodic table. Position of the element in the periodic table. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आती है। यस सर। मैं आप में से कुछ लोगों को बुलाऊंगा अभी, और मैं उनसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ 7-8 पहले एलिमेंट लिख रहा हूँ, आप सब लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखेंगे। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, गैलियम हो गया। गैलियम का नंबर होता है 31, आयरन का नंबर होता है 26, 19, 11, कॉपर इज 29। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस। जल्दी से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते चलो आप लोग। बोरोन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। आजा भाई दोस्त, आओ जल्दी आओ, कोई भी दो। वननेस वाली सोडियम, पोटेशियम, जो जितना लिखा उसका तो लिख लो पहले। कहाँ तक पहुंच गए तुम? गैलियम के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फोरस। सर 5वां नंबर कॉपर है। हाँ, 5वां नंबर कॉपर है। तुमको आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? नहीं आता? कहाँ है? याद नहीं है? कहाँ है? मेरे पास आपसे पूछना था, हुआ था ऐसा कहाँ हो गया था? तुम कितना साइड हो तो पीछे की तरफ रहो, आराम से। तो
तो सोडियम दोस्त, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, काउंट कर एक बार। ओके, और तूने पोटेशियम में देख कितना खतरनाक हो गया, देखा तेरे को 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद क्या आता है भाई, 3p आता है ना, अभी तो सिखाया s sp sp, तो 4s कहां से आ गया 3s के बाद, बढ़ाओ उसको 3p करो, 3p कितना, हाँ गिनो, क्या को हो गया गिनो, अब क्या आएगा इसके बाद 4s, हाँ अभी सिखाए ना भाई, तो कहाँ ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ दोस्ती वाला पता लग रहा है, घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, बाकी कॉपी में लिख लेगा ना खुद से, शाबाश, गुड। डरना किस लिए भाई, स्मार्ट लौंडा तो इतना बढ़िया, मैं और क्या चाहिए जीवन, ठीक है। उधर चश्मे वाले भाई साहब आइए, तुम्हारे बगल वाले को बोले जल्दी आइए, जल्दी फटाफट तेजी से आए, जगह दो, उठाओ लोग, चौक उठाओ, दो को लिखो, कोई दो को लिखो जल्दी से, इस साइड आगे थोड़ा मिटा दे दोस्तों यार, इसको ना डस्टर वहां रखा होगा, इसको थोड़ा मिटा दे, लाइट ऑफ हो गया, हो गया, चलो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बहुत बढ़िया, 4s2 3d, तो फैला दिया बात बताओ, कॉपर तुम काहे चुना, आसान से चुन लेता, हार्ड से चुना, तो तुम चुना तो सही, चलो तुमको अच्छा लगा, तुमको चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। डी में कई इलेक्ट्रॉन जाता है रे, 10 हो जाता है ना, तो तुम 500 काहे नहीं खाए, बैलेंस करेंगे ना सर, मतलब से 3d6 हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने का क्या, पहले उसको 3d9 करो, 4p मिटाओ एक बार, 4p मिटाओ, 3d9 लिखो, 3d9 लिखो, गिनो कितना हो गया, हाँ 3d9 घबराओ नहीं, ठीक, अब बैलेंस करो, हाँ देख कितना में तो भाग रहा था, देखो, हाँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, गुड, चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक और लिखो फटाफट जल्दी से, कोई जल्दी लिखो फटाफट, मैडम आप आइए, तुम्हारे बोल दो लिखिए, आता है ना आपको लिखना इलेक्ट्रॉन, हाँ जल्दी फटाफट, गुड, 14 दे मैडम को, चलिए मैडम दो को लिखिए, गुड, शाबाश, आयरन, जी जी जी, ब्रोमीन है 35, कहा गया भाई पीछे वालों का है, आवाज का है आ रही है भाई, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4s के बाद क्या आएगा मैडम, अच्छा 4s के बाद क्या आता है, 3d, तो 3d क्या गो 6, ठीक, एक और को लिखिए, जल्दी से थोड़ा फटाफट, बाकी तीनों तो लिखते हैं,
अमीर लौटना है तुम क्लास का हमारा जल्दी मैडम फटाफट। अगला कंटेंटर खड़ा है हमारा 3s2 3p3 गुड चौक पकड़ा दीजिए जल्दी जो बच्चा फटाफट लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 41 सॉरी ठीक है गुड फ्लोरीन लिख दे फटाफट 1s2 2s2 2p5 ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 गुड बहुत ही बढ़िया शाबाश। चलिए अब हम कुछ बातें करेंगे ठीक है ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा हम ध्यान से। एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब हम लोग अपना आंसर बताते हैं तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 तो आपको आइडिया होगा कि आंसर बताने टाइम सारे एक वाले एक साथ दो वाले एक साथ तीन वाले एक साथ चार वाले एक साथ करते थे। तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ इस वाले पार्ट को तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 क्या रहेगा बताइए 3d10 4s2 4p1 राइट। और उसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको भी रीअरेंज कर देता हूँ एक बार के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4p5 ओके कूल बढ़िया। अब यहाँ देखिए बातों को ध्यान सुनना सब यहाँ ध्यान देंगे सब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ 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 सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s1 दिखा आप लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 क्या है 3। तो आप चेक करिए जहां आपने पीरियोडिक टेबल बनाया था सोडियम आपको थर्ड पीरियड में दिखाई देगा। देखिए सोडियम आपको थर्ड पीरियड में दिखाई देगा। पोटेशियम में सबसे बड़ा नंबर क्या है तो पोटेशियम आपको देखिए फोर्थ पीरियड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सुनना ध्यान से अगर मुझे किसी का पीरियड निकालना है तो पीरियड निकालने के लिए मैं लिखूंगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो मुझे उसका पीरियड देगा। क्या ये बात समझ में आती है? पीरियड कैसे निकाल रहा हूं हिंदी में बोलो मैंने क्या बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो मुझे उसका पीरियड देगा। क्या सब सहमत है? अंग्रेजी में अपनी भाषा में नोट कर लोगे इसको। अब सुनते जाना बात है वो सुनना ध्यान से सुनना यहाँ ध्यान से सब लोग। एक मैंने बहुत ही खास चीज देखी कि सोडियम की एंडिंग हो रही है 3s1 से पोटेशियम की एंडिंग हो रही है तो रुबिडियम की एंडिंग किससे होगी 5s1। चेक करो रुबिडियम कौन से पीरियड में चेक करो 5 उसकी एंडिंग किससे होगी 5s1 से। सीशियम की एंडिंग किससे होगी 6s1 से। फ्रेंशियम की एंडिंग किससे होगी 7s1 से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्कली मेटल की एंडिंग जो होती है वो ns1 से होती है किससे होती है बोलो और जहां पे n क्या है मेरा पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने एक और चीज सीखी आज इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल की पूरे डिटेल्स को बता रही हैं कि अगर मेरे पास अल्कली मेटल या मैं अल्कली मेटल ग्रुप 1 लिखता हूं तो ग्रुप 1 की एंडिंग किससे हो रही है ns1 से दिखाई दिया आप लोगों को। और इस कारण से ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। अच्छा कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट नहीं लिया मैंने यहाँ पे उसे। मैं एक काम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैग्नीशियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखें। मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों लिख दो फटाफट। मैग्नीशियम एंड बेरिलियम जल्दी से अपनी कॉपी में मैग्नीशियम एंड बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो बेरिलियम की एंडिंग होगी 2s2 से। देखिए आप लोग किससे एंडिंग हो रही है 2s2 से। दिखा आप लोगों को। मैग्नीशियम की दिखाओगे आप लोग 3s2। कैल्शियम की
4s2, कैल्शियम की 4s2 है कि नहीं, स्ट्रोंशियम की 5s2, ठीक है, और बेरियम की 6s2। मतलब इनका एंडिंग एक ग्रुप वालों का एंडिंग क्या है, सेम है, एक ग्रुप वालों का एंडिंग क्या है, सेम है। ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज को आप लोग। तो अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 की एंडिंग किससे हो रही है, सीखना है ध्यान से। तो एक ग्रुप वालों की एंडिंग सेम है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ग्रुप 13 पे आते हैं। ये देखिए ग्रुप 13 में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर बोरोन कहीं गया क्या, मिटा दिया था मैंने। एल्यूमिनियम है क्या, एक काम करो एल्यूमिनियम में लिखो फटाफट, एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम लिखो। सर गैलियम है ना, एक ही है ना, एक और चाहिए ना। एल्यूमिनियम 3s2 3p1, 3s2 3p1। गैलियम देखिए 4s2 4p1। इसका मतलब ग्रुप 13 वालों की एंडिंग किससे हो रही है, ns2 np1। देखा आप लोगों को। बोरोन की एंडिंग किससे होगी, सेकंड पीरियड में आता है तो 2s2 2p1। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है 3s2 3p1। गैलियम फोर्थ पीरियड में आता है 4s2 4p1। किसका खत्म हो गया हमारा, सिंपल निकालना हमारे लिए। तो भैया इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। 14 वाले में क्या होगा देखो, ns2 np2। 15 वाला यहाँ लिखा हुआ है हमने नाइट्रोजन, कहाँ गया ये था, देखो 2s2 2p3। फास्फोरस 3s2 3p3। मतलब ग्रुप 15 में अगर हम आते हैं तो ns2 np3, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 16 की बात करते हैं। 16 कुछ हमने लिखा नहीं है पर हमने 17 लिखा हुआ है। ये देखो 2s2 2p5। ब्रोमीन 4s2 4p5। दोनों के बीच में आता है क्लोरीन, क्या होगा बोलो, 3s2 3p5। दिखा आप लोगों को। मतलब ग्रुप 17 के लिए ns2 np5, इसका क्या होगा बोलो, ns2 np4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। और 18 वाले में क्या आएगा देखना, ns2 np6। ऑक्टेट कंप्लीट 8। क्या ये बात समझ में आती है? यहां देखो, याद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो सबसे बड़ा वाला क्या, कौन सा क्वांटम नंबर, दोबारा से एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो सबसे बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या देगा, क्या देगा बोलो, पीरियड देगा। बात समझ में आ गई। एक ग्रुप वालों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस्मों में पता लग गया आप लोगों को? तो पहले एक नोट डालो, नोट डाल के पहले पॉइंट लिखो, नोट डालो। देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of all the elements present in the same group, valence shell electronic configuration of all the elements present in the same group are same, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, हीलियम, नियॉन। हीलियम की एंडिंग किससे होती है, 1s2। और बाकी सबकी एंडिंग किससे होती है, ns2 np6 से। तो आपको सब ध्यान रखना कि हीलियम जो है वो यहाँ बिलोंग इस तरीके से करेगा, ठीक है। सो एक्सेप्शन क्या है इसका, हीलियम। कि ग्रुप 18 में हीलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और बाकी सब में कितने हैं, 8 है, ठीक है। अब इस पीरियड वाले पॉइंट को नोट कर लो और इसको नोट कर लेना। इसको पहले नोट डालने के बाद इसको नोट कर लो, नोट डालने के बाद इसको नोट कर लो और फिर पीरियड वाला पॉइंट नोट करना। केमिस्ट्री समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक ठाक है इस बार कि फिर से आंदोलन पे उतरना है?
इरादा बनाए रखना। हो गया? अब लिख लो पीरियड, कि पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, लिख लेना भाई। क्या बात बोली थी मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम जो सबसे बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो अपने को क्या दे देगा, पीरियड दे देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ब्लॉक 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 ब्लॉक, आओ ब्लॉक की बातें करें। ठीक है, आओ ब्लॉक की बातें करते हैं। एक बार बताओ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? तो सोडियम एस ब्लॉक में। देखो सोडियम एस ब्लॉक में। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया? कौन से सबशेल में है? एस में। तो कौन से ब्लॉक में आ जाएगा? एस ब्लॉक। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम किसमें गया? डी सबशेल में। तो आयरन कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में। गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में। तो कौन से ब्लॉक में आ गया? कॉपर की लिखते टाइम आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d था, 4s1 3d10 भाई लिख दिया था है कि नहीं? तो किस में आ जाएगा? डी ब्लॉक। नाइट्रोजन पी, फास्फोरस पी, फ्लोरीन पी, ब्रोमीन, मैग्नीशियम एस दिखाई देगा आपको, बेरिलियम में दिखाई देगा आपको एस में। तो मतलब मुझे ब्लॉक निकालना आ गया क्या? क्या बोलूंगा मैं? बोलूं while writing the electronic configuration the last electron enters in which subshell, वो सबशेल हमारा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। लिख लो फटाफट इस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते टाइम the subshell in which last electron enters, the subshell in which last electron enters is called, gives the block, gives the block। इसमें बस एक समस्या पता क्या है? समस्या देखो क्या है? समस्या ये है कि एग्जाम में ना वो तुम्हें ऐसे लिख के देगा 3s2 3p6 3d6 4s2 ऐसा लिखा हुआ देगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया? तुम बोल दोगे एस ब्लॉक, जबकि हकीकत में जवाब नहीं है। हकीकत में जवाब क्या है? डी। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो हमें उसका ब्लॉक बताएगा। ठीक है, आंसर के टाइम तो हम चीजों को अरेंज कर देते हैं ना यार, एक वाले एक साथ, दो वाले एक साथ, तीन वाले एक साथ, चार वाले एक साथ। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूं मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो और वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जब लिख रहे होंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? यहाँ पे डी में जाता। किस में जाता? डी में। तो हमारा ब्लॉक क्या हो जाता? डी ब्लॉक। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको ऐसे अरेंज करके देगा, वो ऐसे अरेंज करके देगा। तो वहां पे आपको देखने में लगेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया हुआ है? एस में गया। तो आपका आंसर एस ब्लॉक नहीं हो जाएगा। आपको इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख के सॉल्व करना है। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना इस बात का। ये ब्लॉक की बात हो गई। अब क्या निकालना बाकी रह गया बताओ? ग्रुप। पीरियड आ गया, ठीक है, ब्लॉक भी आ गया, ग्रुप निकाल लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की एंडिंग होती है, सुनना ध्यान से, NSX से। किसकी एंडिंग होती है? NSX से। और जो इसमें X की वैल्यू होती है वही हमारा ग्रुप होता है। सोडियम की एंडिंग देखो किससे होती है? देखो सोडियम की एंडिंग बताओ, 3s1 दिखाई दे रहा है। तो 3s1 को कंपेयर करो इसके साथ। तो n की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा? 1। सब दिख रहा है। मैग्नीशियम को चेक करो अपनी कॉपी में, आपने लिखा है 3s2, 3s2, तो 3s2 मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम देखो आपने लिखा है 4s1, तो 4s1
होती है NS2NPX से। किससे होती है? NS2NPX से। और इसका अगर मुझे ग्रुप निकालना है तो 2 + x + 10। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है क्या? Yes sir. 2s2 2p3 कंपेयर करो 2s2 2p3 x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो x3 2 + 3 + 10 कितना आ जाएगा? चेक करिए नाइट्रोजन आपको ग्रुप 15 में दिखाई देगा। और एक काम करते हैं, आपने लिखा होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एंडिंग चेक करिए 3s2 3p1 देखिए आपको दिखाई देगा। एल्यूमिनियम की एंडिंग अपनी कॉपी में चेक करिए आपको दिखाई देगा 3s2 3p1। कंपेयर करिए 3s2 3p1 मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है या ना? तो भैया पुट करो 2 + 1 + 10 कितना आ जाएगा? एल्यूमिनियम आपको 13 ग्रुप में दिखाई देगा। ये 10 क्यों जोड़ के क्लिक कर रहा है आप लोगों को? बीच में डी ब्लॉक भी तो आ रहा है। एस में 2 आ गए और टी तक पहुंचने के लिए बीच के 10 पार करने पड़ेंगे, इसलिए हम कितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पर? 10 ऐड कर रहे हैं। फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को? कंपेयर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, फिर बात करते हैं डी की। डी ब्लॉक सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार है इसका। डी की एंडिंग किससे होती है? NSX N-1 DY और इसका ग्रुप होता है X + Y। जैसे आयरन की एंडिंग देखिए ये रही, कंपेयर करिए N की वैल्यू क्या है देखो 4, तो 4s2 फिर क्या लिखा देखो N-1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 तो 3d6 तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6 पीछे वालों जितना हो तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6 रिलेट कर पा रहे हो? तो यहाँ पे आयरन का ग्रुप क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं कॉपर। यहाँ देखो कॉपर में तो लिखा है 4s1 3d10 कंपेयर करो n की वैल्यू 4 तो 4s1 n-1 कर दो 3d10 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 y की वैल्यू क्या आ गई? जोड़ दो 11 तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 11। लंबी बात बता चेक कर सकते हैं, आपको कॉपर ग्रुप 11 में दिखाई देगा। फिर आती है बात किसकी? F ब्लॉक। बहुत ही आसान है। F ब्लॉक का ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 3। कितना होता है F ब्लॉक ग्रुप? क्योंकि F ब्लॉक कहां पे गायब होता है चेक करो, ग्रुप 3 के बाद गायब हो जाता है। तो उस पूरे को हम लोग किसमें काउंट करते हैं? ग्रुप 3 में ही काउंट करते हैं। तो उस चीज को नोट कर लो, आप इसको नोट करो कि भैया ब्लॉक कैसे निकालते हैं। बताया मैंने ब्लॉक की क्या स्टेटमेंट है, दिखा दी है मैंने आप लोगों को। ग्रुप का नोट करो और दो एग्जांपल सबके कर लो खुद से। दो एग्जांपल एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक का एग्जांपल खुद से करना, जो मैं लिख देता हूं कि तुम्हें कौन कौन से सवाल कर लेने हैं इनके। एस ब्लॉक में तुम खुद से अपनी कॉपी में सोडियम और मैग्नीशियम की पोजीशन निकाल लो। पी ब्लॉक में तुम एल्यूमिनियम और गैलियम की पोजीशन निकाल लो। डी ब्लॉक में तुम आयरन और कॉपर की पोजीशन निकाल लो। इन सब की तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। चीजों को आराम से रिलेट करो, हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहां सोडियम मैग्नीशियम कर लेंगे, एल्यूमिनियम गैलियम कर लेंगे, आयरन कॉपर कर लेंगे। उनकी पूरी पोजीशन मतलब 3 चीजें होती हैं, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ये 3 चीजें निकालनी है आपको। पीरियड भी निकालना है, ग्रुप भी निकालना है, ब्लॉक भी निकालना है। हो गया?
चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि जब एग्जाम में सवाल आएगा तो एग्जाम में कैसे करना है। अगर आप में से कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेगा, ठीक। अगर स्कूल नहीं जाता है तब कैसे सॉल्व करेगा, हम इसकी बातचीत करते हैं, ठीक है। ध्यान से बातों को सुनिएगा यार। जब जेई ने सवाल पूछा है तो कभी भी वो छोटे नंबर नहीं पूछता, वो नंबर पूछेगा बड़े बड़े, 108, 103, 90, 96। इतनी बात तो पक्की है कि तुम 7 जीवन में भी उसका सही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, पक्की बात है, 100%। आई एम श्योर। अगर तुम श्योर नहीं हो तो मैं इस चीज को लेके पूरा श्योर हूं। तो हम क्या करें? कोई नंबर बोलिए मैडम, 1 से 118 के बीच में। 97। तो मैडम ने नंबर बोला 97। मेरे लिए इसका बताना बहुत ही आसान है। मैं फट से बोल सकता हूं कि इसका पीरियड हो जाएगा 7th, इसका ग्रुप हो जाएगा 3rd, इसका ब्लॉक हो जाएगा F। सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि मैंने कैसे किया है कि नहीं? बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं करना, आप झट से आंसर निकाल सकते हो, झट से। बट आपके पास कॉमन सेंस नाम की चीज होनी चाहिए। मतलब हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मुझे सिखाया गया है ऐसा कि 58 से 71 एंड 90 से 103 F ब्लॉक होता है। सिखाया गया ऐसा? मैं जानता हूं कि ये वाला ग्रुप 6 में आता है और ये लास्ट लाइन में आता था, ये ग्रुप 7 में आता है। सॉरी पीरियड, आई एम वेरी सॉरी, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। और मुझे F ब्लॉक का ग्रुप तो बचपन से पता है, 3 होता है। मैडम ने जो नंबर दिया 97, ये 90 और 103 के बीच में आता है, तो मतलब ये F ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? और ये नीचे वाली लाइन में आता है, तो पीरियड क्या हो जाएगा? मैंने देखा पीरियड 7। मेरे दिमाग में बात आ चुकी थी इस नंबर को देखते ही कि ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप क्या है और ब्लॉक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई साहब आप कुछ नंबर बोलना चाहेंगे 1 से 118 के बीच में? 72। भाई साहब ने नंबर दिया 72। ध्यान दीजिएगा 72। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया 58 से 71 F ब्लॉक में था और F ब्लॉक ग्रुप 3 में था, तो इसका मतलब जो 72 नंबर होगा वो ग्रुप 4 में होगा। दिख रहा है आप लोगों को? और मुझे पता है कि पहला और दूसरा ग्रुप S ब्लॉक में आता है, 3 से 12 D ब्लॉक में आते हैं और 13 से 18 B में आता है। तो अगर ग्रुप 4 है तो इसका ब्लॉक भी पहचानता हूं मैं, D है ना। अब बात उठती है इसके पीरियड की, कौन से पीरियड में होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि 6th पीरियड चल रहा है, तो ये हमारे 6th पीरियड में होगा। क्वेश्चन सॉल्व। कोने वाले भाई कोई नंबर बोलना चाहोगे? क्या बोल रहे? 85। तो भाई ने अपने को नंबर दिया 85। मैंने आप लोगों को नोबल गैसेस के नंबर याद करवाए थे, याद है आप लोगों को? आइए लिखते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस नंबर 2 पे फर्स्ट पीरियड खत्म होता है ना? इस नंबर 10 पे सेकेंड पीरियड खत्म होता है, थर्ड पीरियड खत्म होता है 18 पे, फोर्थ पीरियड खत्म होता है 36 पे, फिफ्थ पीरियड खत्म होता है 54 पे, सिक्स्थ पीरियड खत्म होता है 86 पे, और मेरे भाई 7th पीरियड कहां खत्म होता है? 118 पे। सेकेंड पीरियड शुरू कहां होता होगा? थर्ड पीरियड शुरू कहां होता होगा? है ना भैया? फोर्थ पीरियड शुरू कहां से होगा? फिफ्थ शुरू कहां से होगा? 37 से। सिक्स्थ शुरू कहां से होगा? और 7th कहां से शुरू होगा? क्या इसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है? ये तो हमने याद कर रखा है, याद है अपने को। अब लगाओ बुद्धि। 85 बोला भाई ने, मतलब कि 55 से 86 के बीच। इसका मतलब पीरियड क्या है इसका? निकाल पा रहे हो? सब निकाल पा रहे हो? 86 ग्रुप 18 में था,
तो 86 ग्रुप 18, 85 ग्रुप 17 उससे पहले है। इसका मतलब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, और 17th ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, क्वेश्चन सॉल्व। वो सब फालतू की बात कर रहा था मैं कि स्कूल के एग्जाम में आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, लेकिन जब जेईई में सवाल आएगा तो हम नोबल गैस को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अपना काम करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एफ ब्लॉक चेक कर लेंगे कि एफ ब्लॉक का है कि नहीं है। अगर एफ ब्लॉक का है क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, और अगर एफ ब्लॉक का नहीं है तो नोबल गैस को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ये किया, दूसरा एग्जाम्पल ये किया, तीसरा एग्जाम्पल ये किया, चौथा एग्जाम्पल मैं किसी को बुला लेता हूँ, आ जाओ भाई, कोई बढ़िया नंबर लो। अब बाकी लोग नोट करिए, क्या नंबर लेना चाहोगे? तो भाई ने लिया 102, कहाँ आ जाएगा भाई, एफ ब्लॉक। पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड 7, और ग्रुप हो जाएगा 3। बस हो गया सॉल्व। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। आसान तरीका है ना यार, ये समझ में आ गया, माथे पे जोड़ तो नहीं पड़ा। नोट कर ले, मुस्कुरा क्यों रहा है। तो नोबल गैस इसीलिए मैंने आपको याद कराए थे कि भैया उसकी जरूरत हमें यहां पर पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो ध्यान से, 103 कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप ग्रुप ग्रुप, अरे ग्रुप 103 कौन से ग्रुप में? थर्ड। 104 4, 118 18 में। कुछ दिख रहा है आपको कि 103 से लेकर 118 तक आखिरी के 2 नंबर क्या दे रहे हैं उसका, ग्रुप। 103 थर्ड ग्रुप, 104 फोर्थ ग्रुप, 105 118 18th ग्रुप। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग और फास्ट काम करेगा अगर बड़ा नंबर आता है कि 103 से लेके 118 तक आखिरी के 2 नंबर क्या दे रहे हैं अपने को, ग्रुप। और ये लास्ट रो में होगा तो इनका पीरियड क्या होगा, 7th पीरियड। तो पीरियड क्या होने वाला है इनका, 7। तो मान लो, अगर मैं लिखता हूं, देखो मान लो 115, बताओ कहां पर होगा, ग्रुप 15 पीरियड 7 और ब्लॉक जूता लेके मारेंगे पी ब्लॉक। ग्रुप 15 कौन सा ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत, दिख रहा है आपको। तो फटाक से काम करना है। और एक नॉर्मल बच्चा आम जिंदगी वो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखने में लगा हुआ है, साला जीवन निकल जाएगा उसका, है कि नहीं मेरे भाई? तो अपने को फटाफट काम करना सीखना है, तेजी से। ये क्या हो गया, हमसे पूछो ना, हमको पैसा दिया है किसको दिया? माना तो अमीर है तो उसको भी दे सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? पीछे वाले लोगों, तुम लोग जीवित हो तो नहीं हो? पीछे वालों बताओ यार, हाँ ना तो बोलो कम से कम। चलो ठीक, जिंदा रहना है यार, कम से कम जिंदा रहोगे बहुत कुछ होगा। तो यहाँ हमने 4-5 एग्जाम्पल कर लिए, इसको भी नोट कर लेना। 5वां एग्जाम्पल ये है 115 वाला, ताकि आपको ध्यान रहे कि 103 से 118 में आखिरी के 2 नंबर अपने क्या दे देंगे, उसका ग्रुप दे देंगे। हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ कुछ तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, एक और चीज पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो, जिन
एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनके लिए IUPAC ने नेमिंग करने का तरीका निकाला। उस तरीके को देख लेते हैं, क्या तरीका था। 0 को बोला जाता है निल, 1 को उन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, ऐसा बोला जाता है। ये बात बोलेंगे हमेशा, सुनना ध्यान से। 0 1 2 3 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 7 8 9। अब सुनना, मान लो नंबर लिखा आता है कि 108 का IUPAC नेम बताओ, सीखना सिखाऊंगा, सुनना। 108 तो 1 को क्या बोलेंगे, ओन लिख दिया। 0 क्या बोलेंगे, नील लिख दिया। 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट लिख दिया। और आखिरी में लगाना है यम, क्या लगाना है बोलो, यम बोलो, यम IUM, क्या लगाना है बोलो। तो 108 का नाम क्या हो जाएगा, ओन नील ऑक्ट यम। नाम बोलो एक बार, ओन नील ऑक्ट यम। और 108 का सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल देखना, ओन का U ले लो, 0 का N ले लो और ऑक्ट का O ले लो। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका, UNO। बात समझ आ रही है, ऊनो। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा देखना, अभी मान लो मैं लिखता हूं 115। चश्मे वाले भाई पीछे एकदम, हाँ टेंशन है, मतलब टेंशन क्यों है, इतना अच्छा मुस्कुरा रहा था तो मुस्कुरा है। नाम पता है इसका, 115। थोड़ा जोर से बोल, क्या बोला, गुड। तो एक को ओन बोलेंगे, ओन पेंट यम, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा मैं लिखता हूं 120। इधर कोने वाले भाई लाल टी शर्ट, हाँ मास्क वाले भाई साहब, हाँ बोल, अरे बहुत नहीं, एकदम आखिरी वाला। किससे आवाज आ रही है, ओन बाई नील यम। भाई साहब आप बताएंगे 125। हाँ हाँ हाँ, मैडम आप बताएंगे 185। हाँ चलो ठीक, आगे वालों को भी समझ में आ गया, पीछे वालों को भी आ गया, मतलब बीच वालों को भी आ गया होगा। मेरा काम हो गया भाई, नोट कर लो ठीक। चारों कोनों से मैंने पूछ लिया। 120 थोड़ा बचवा होगा, उसका बचवा होगा, तब तक तो बुझा जाएगा यार, काहे तुम टेंशन ले रहा है। देख के डर लग गया था। तुम्हारे में नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम निकल जाओगे। टेंशन में आ गया। एग्जांपल नोट कर लिया रे, सीधा के बैठा तो एग्जांपल नोट करो, बैठने से तो कल ही कहे थे कि मारते हैं हम बच्चा को, काहे नहीं नोट करा रहा हूँ, तो बतिया रहा हूँ। बतिया भी किससे रहा, लड़का से बैठ। किस्मत में ही है, तो ये बोलते हैं कि हम शादी नहीं कर रहे। तुम बतियाओ तुमको भी शादी का नहीं करना है, पता नहीं होता, वो बोल रहा है कर लेंगे। चलो ठीक, आइए यहाँ ध्यान दीजिए।
हम लोग बात करेंगे भैया डायगोनल रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप की बात हो रही है, कान खड़े कर लो अपने, हो सकता है तुम्हें यहाँ अपनापन लगे। आइए डायगोनल रिलेशनशिप। मेरे भाई देखो ध्यान से, लिथियम से क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम जानते हैं हम लोग। यहाँ आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और ग्रुप 13 पे आता है तो यहाँ आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और अगर हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आता है। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल मतलब होता है तिरछा, तिरछा। तो देखो लिथियम को अपने खानदान में चीजों को देखना चाहिए था, लेकिन तिरछी नजर से किसको देखता है? ये लड़के इशारा समझ गए। तो लिथियम जो है डायगोनली तिरछी नजरों से किसको देख रहा है मेरे भाई? मैग्नीशियम को। बेरिलियम भी सीधा नहीं है, ये भी किसको देखता है? एल्यूमिनियम को। और मेरे भाई बोरोन, ये भी दूध का धुला नहीं है, किसको देखता है? सिलिकॉन को। अब देखना मतलब यहां पर है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है? एक जैसी होती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? कि भैया लिथियम जो है वो अपने खानदान जैसा बिहेव नहीं करता है, वो किसके जैसा बिहेव करता है? मैग्नीशियम जैसा। बेरिलियम जो है वो अपने खानदान जैसा बिहेव नहीं करता है, वो किससे बिहेव करता है? एल्यूमिनियम जैसा। इनफैक्ट बेरिलियम की इसी हरकतों के कारण इसको लोगों ने अपने खानदान से निकाल दिया, और बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या बोला मैंने? बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर, क्योंकि वो अपने खानदान जैसा बिहेव, उसकी नजरें किस पे है? एल्यूमिनियम पर। वो किसके जैसा बिहेव करता है? एल्यूमिनियम जैसा। और इसी संबंध को क्या कहा जाता है? तिरछा संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम उस रीजन को, जो अगला चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उस रीजन को बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इसका सिंबल होता है फाई, फाई इसका सिंबल होता है। तो आयोनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई साइज। तो भैया जो आयोनिक पोटेंशियल लिथियम का होता है वही आयोनिक पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर बोल रहा हूं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सिमिलर। सो आयोनिक पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। दैट्स व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज अप्रोक्सीमेटली सेम। सेम रीजन इज फॉर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आल्सो, एंड यू कैन गिव द सेम रीजन फॉर बोरोन एंड सिलिकॉन आल्सो। क्लियर है पॉइंट ये वाला? ठीक है। रीजन क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक पोटेंशियल। इसको डिटेल में जब बॉन्डिंग आएगा तो वहां पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में फिलहाल इसको लिख के छोड़ देना है कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है भाई? नहीं करता, यही तो बात है। सोडियम में कैल्शियम जैसा नहीं, वहां पर नहीं हो पाता सर। सर लिथियम भी इधर उधर देख रहा है सर, तो उसको काहे सब हमारे जैसा नहीं है। मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप है ना सर? हाँ लिथियम का है। उसका अल्कली अर्थ मेटल से उसको क्यों नहीं हटा दिया? बेरिलियम को तो हटा दिए थे। इतना ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये भी एस ब्लॉक का है और ये भी, पर ये एस का है और ये डी है। समझ रहे हो? यहाँ प्रॉपर्टी में बर्ताव ज्यादा बदल गया, इसलिए उसको निष्कासित कर दिया गया। अब तो हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। सर ये सब ठीक है। हाँ, हाँ। क्या क्या किया? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या हो गया? कहाँ बोल के तुम हंस रहा है? नोट कीजिए इसको। कई बार एक और शब्द दिखेगा आपको, टिपिकल एलिमेंट्स। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 3 के नहीं, ग्रुप
3 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। सॉरी पीरियड 3 यार क्या चल रहा है दिमाग में मेरे। पीरियड 3 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। एक्सेप्ट नोबल गैस। तो एक्सेप्ट नोबल गैस। इसी तरीके से एक और टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वालों को। फिर से एक्सेप्ट बोलो नोबल गैस, इसको हर जगह से निकाल दिया गया। तो टिपिकल एलिमेंट्स मतलब पीरियड 3 वाले, रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस और पी ब्लॉक वाले, एक्सेप्ट नोबल गैस, और एक और शब्द आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं होते हैं, और बाकी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसका रीजन सिंपल सा होता है, मैं बोल के लैंग्वेज कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो ये बता देता हूँ, सुन लो, बचा लो अगर तो बच जाएगा। ठीक है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर एक भी होता है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे जिंक, जिंक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है 3d10 4s2, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जिंक 2+, उसमें 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या आएगा? 3d10। तो ना ही ग्राउंड स्टेट में और ना ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एटलीस्ट उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो हाल जिंक का है वही हाल कैडमियम का होगा, वही हाल, क्योंकि सेम ग्रुप वालों की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। ठीक है, पर छोड़ दो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एक और शब्द आता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है? यूरेनियम के बाद वाले। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। लिख लो, सिर्फ वर्ड, ये सब वर्ड्स हैं, कभी टकरा गए तो इनका मतलब होना चाहिए। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मतलब यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस, दैट इज कॉल्ड एज। तो कुछ छोटे टर्म्स हैं, डायगोनल भी हो गया, टिपिकल भी हो गया, रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया, ट्रांजिशन भी हो गया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी हो गए। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल का एक जो पार्ट था वो खत्म हुआ। जिस पूरे पार्ट में हमने अपने पीरियोडिक टेबल की सारी बेसिक्स को देखा, वो कैसा बनाया गया था, क्या आपको उसकी बनावट थोड़ी क्लियर हुई अब? क्यों ऐसा क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो भी हमने क्वांटम नंबर सीखा था वो पूरा का पूरा आपको आपके पीरियोडिक टेबल में दिखाई देगा कि चीजें कैसे अरेंज हुई, कौन से एलिमेंट्स कहां पर उनकी पोजीशन क्यों आई, सब पता लगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है, यहां से सवाल जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जो हम सबसे बेसिक और पहली चीज पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो टॉपिक डालिए आज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एकदम आराम से पीठ करके बैठिए और मेरी बातों को सुनते रहिएगा। ध्यान देते रहो सब लोग, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये रहा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल। तो मान लेते हैं अभी हम पहले शेल को मिटा देता हूं मैं फिलहाल के लिए। तो दिस इज माई n इक्वल टू 2, सेकेंड शेल की बात कर रहा हूं, और इस सेकेंड शेल में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी। अब एक बात बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है अंदर, मान लेते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर खूब सारे प्रोटॉन्स होंगे, यहां प्रोटॉन्स की संख्या किसके बराबर होगी?
Z के बराबर, जानते हैं आप लोग? मुझे बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है दोस्तों, जल्दी बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, इन दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या सब लोग इस बात से सहमत है? क्या होगा इनके बीच में, जल्दी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में बहुत बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिम्मेदार कौन है, तो क्या बोलोगे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स ही जिम्मेदार है इस इलेक्ट्रॉन को अपने प्यार में पकड़कर रखने के लिए, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो भैया ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना फोर्स लगाएंगे, Z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स महसूस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, जितना न्यूक्लियर चार्ज है, जितने प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है, वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जिम्मेदार हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए। क्या बात समझते हैं? तो इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे उसको अपन लोग, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही जिम्मेदार है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाने के लिए। क्या बात समझ में आती है? अब आते हैं वास्तविकता में क्या हो रहा होगा। देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये पहला शेल n = 1, ये दूसरा शेल n = 2। मान लेते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनना। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, Z प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे ये Z प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, इससे भी प्यार कर रहा है, इससे भी प्यार कर रहा है। ये एकदम दिलफेक आशिक है, इसको जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सब पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर बाकी इलेक्ट्रॉन को पता लगेगा कि हमारा न्यूक्लियस और भी इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो क्या सीन बनेगा? लड़के अपना मुंह छुपा रहे हैं, है कि नहीं? तो मेरे भाई यहाँ पर एक और फोर्स काम कर रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ, क्या बोल रहे हैं, सुनिए वो, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहते हैं, उसको रिपल कर रहे हैं, और ये अंदर जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने साथ बांधना चाहता है। देखिए अब 2 फोर्सेस काम कर रही है मेरे भाई। ये न्यूक्लियस लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं फोर्स ऑफ। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि न्यूक्लियस का प्यार बट जाए और कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन ये न्यूक्लियस, ये हर इलेक्ट्रॉन से प्यार करना सा कर्तव्य है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या लगाया, जल्दी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आती है? अब मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, और इस केस में नेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं दूर तो जा नहीं रहा है, वो तो वही खड़ा रह गया। तो मतलब दोनों फोर्स में कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। तो इसमें जो नेट फोर्स होगी और इसमें जो नेट फोर्स होगी, तो मुझे बताओ किस केस में नेट फोर्स ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि वहां पर कोई रिपल्शन और यहां पर क्या है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पूरा प्यार नहीं पहुंच रहा है। जब न्यूक्लियस का पूरा प्यार पहुंच रहा था, तो हमने क्या कहा था उसको, न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा था उसको हमने, न्यूक्लियर चार्ज। और इस बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है? इसका सिंबल होता है Z इफेक्टिव। क्या सिंबल होता है इसका? तो मैं तुमसे पूछूं कि न्यूक्लियर चार्ज Z और Z इफेक्टिव दोनों में ज्यादा कौन होगा? Z की वैल्यू क्या होगी, बोलो, आया ना? बात समझ में आ रही है मेरे? अब एक बात बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था माइनस समथिंग होगा। क्या ये समझ में आती है? जिस बाबा ने सारा काम दिया, ये सारी कहानी बताई, उन बाबा का नाम था स्लेटर। क्या नाम था? स्लेटर। तो उन बाबा की याद में इस चीज को कहा गया स्लेटर कांस्टेंट। क्या बोला गया? स्लेटर। और मेरे भाई इसका सिंबल होता है Z माइनस सिग्मा। क्या सिंबल होता है इसका? सिग्मा। दिख गया आप लोगों को? तो मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको डिफाइन करो, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको कि इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जब मैंने वर्ड यूज किया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस सब जोड़ घटाव हो चुका है और अब आखिरी में नेट वर्ड आ गया है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो हमने अपने स्मार्ट से लौंडे को पकड़ लिया, तो ये हमारा लौंडा, इसके मान लेते हैं भैया 100 में से आए 2 नंबर, ठीक? ये है इसके पिताजी, तो इसके पिताजी क्या करेंगे बताओ? इसके दोनों गालों में 5-5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। आओ बेटा पास में आओ, तुम्हारे दोनों गालों पे हम 5-5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मेरे भैया जब बीच में कोई भी नहीं है तो पिताजी ने पूरा फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, है कि नहीं? और अपने बच्चे को पिटता देखते हुए माता जी को दया आ गई, तो माता जी मान लो बीच में आ जाती हैं। ये अलग बात है कि हमारे घर में तो माता जी भी पिताजी की टीम में हो जाया करती थी, दोनों मिलकर कुटाई करते थे, बारी बारी ताल दे देके कि पहले हम पीटते, हम थक जाए तो तुम पीट देना इसको, है कि नहीं देना भाई? पर यहाँ कहानी समझते हैं। तो मान लो माता जी को बीच में अपने बच्चे पर दया आ गई, तो माता जी जो है वो बीच में आ जाएंगी, तो जो फोर्स यहाँ तक पहुंच रहा था वो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो पहले वाला केस, फर्स्ट केस, जब बीच में कोई भी नहीं तो पूरा का पूरा फोर्स पहुंच जा रहा है ना? और ये सेकंड केस है कि जब बीच में कोई आ जाएगा तो जो नेट फोर्स पहुंच रहा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस बीच में आने वाले इंसान ने यहां से जो फोर्स पहुंच रहा था उस फोर्स को रोक दिया, है ना? उस फोर्स को क्या कर दिया? और रोकने को अंग्रेजी में बोलते हैं शील्ड करना। क्या बोलते हैं? वो कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लेकर घूमता है, मैंने भाई देखा होगा आप लोगों ने, वो गोले चलाते हैं ऐसे रोक लेता है उसको। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोलो इसको, शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्ड करना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आती है? अरे भावना समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, अब सुनना, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है सनस्क्रीन का, लड़की अपने थोपड़े में चेप लेती है पूरा, है कि नहीं? और क्या दिखाता है टीवी में कि धूप से किरणें आ रही हैं तो उनके चेहरे पे परत बन गई है, जो परत उनके चेहरे को क्या करती है? बचाती है कि यूवी लाइट उनके चेहरे तक ना आए, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं स्क्रीन करना, फिल्टर करना, सन स्क्रीन, है ना? तो मेरे भैया यहाँ पर क्या मैं समझ सकता हूँ कि इसने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के प्यार को रोक दिया, स्क्रीन कर दिया, फिल्टर कर दिया। क्या बात समझ में आती है? इसीलिए इसका एक और नाम होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बात समझ में आती है? तो 3 नाम बताए, 3 नाम सारे बोलेंगे, एक बार जल्दी बोलो। पहला नाम क्या है? दूसरा नाम बोलो, और तीसरा नाम बोलो। क्या बात समझ में आती है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, तो क्या बोलोगे? इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? और ये कहानी के वर्जन में और इस कहानी के वर्जन में क्या आपको बात समझ में आती है? पक्का? खुद से लिख लोगे? मान लूं मैं ऐसा? चलो लिखो फिर। जो समझ में आया जिसको, अपनी कहानी अपनी भाषा। हाँ बोलिए सर। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट सेल में, उसमें भी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाँ बिल्कुल होगा। तो उसका कुछ इफेक्ट तो ये आपस में करेंगे। हम तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि अंदर वाले किसमें लगाएंगे? बाहर वाले। बात कर लिया। नहीं सर, पूछ रही बाप खुश कैसे होगा? बाप मार खाया तो बाप खुश कैसे हो सकता है? आप खुशी का साइन लगा दो, स्माइल लगा तभी हम समझ रहे तुम अकेला क्यों बैठा। तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा चलेगा तुम अकेला ही रहेगा। सर काम क्या है सर? काम मतलब कौन से काम चला? सर यूज क्या है? शादी करने का तो यूज ही नहीं है। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तू शादी का कौन करेगा? करना नहीं चाहूंगा। सचा वादा करने सचा अडॉप्ट कर लो। मैं निशब्द हो गया भाई। तुम इसका साथ देना, लेकिन हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है सर। अलग लेवल पे भाई। सर और भी बहुत लोग मिलेगा सर, इस क्लास में बहुत मिलेगा सर। बहुत लोग ऐसा है सर अपना ही बता रहा हूँ। लोग यार।
सर तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा सर, क्या होगा दोस्त? सर वो जो है सिग्मा की वैल्यू हाँ एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट करेगी। तो बेसिकली डिपेंड्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अंदर ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। सर ये हमेशा पॉजिटिव एक बार आएगा, हाँ बोलिए। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा सर, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ टंगा हुआ है तो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बचा हुआ होगा, यस अभी तो टंगा हुआ है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो निकल जाएगा। और जहाँ तक तुम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर, अगर वैल्यू नेगेटिव रही क्या सेंस होगा इसका? केमिस्ट्री की दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं है, दिक्कत है जनरल आईक्यू में। मैं सिर्फ ये बात समझ रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव रही क्या मतलब होगा, सोच कर नॉर्मल सोच। नेगेटिव हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं वहाँ। होगा ही नहीं वहाँ। खुद सोच, कितना समझदार है तू, बता। समझ गया। हाँ मैडम बोलिए। सर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी डिफर करेगा वैल्यू। नहीं, ये शेल टू शेल वेरी करेगा। ये तो शेल मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ, इसको कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, ठीक, लेकिन वो तब सिखाया जाता है जो मतलब जैसे एक फिजिकल प्रोग्राम होता है, पिनाकल प्रोग्राम, वहाँ पे चैप्टर पढ़ाया जाता है 8 घंटे में। वहाँ जितना दुनिया भर का जहाँ तहाँ का मुझे जो भी ज्ञान है सब पढ़ाना होता है। बट हमारे सिलेबस में, हमारे जेई एडवांस तक के सिलेबस में सिग्मा की कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप प्रीवियस उठा के चेक करेंगे तो जिंदगी में आज तक कोई सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें सिग्मा को कैलकुलेट किया है, सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप जानना चाहते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं, बता दूंगा, बट नॉट इन क्लास। 0.35, 0.85 और 1 वैल्यू लेकर सॉल्व किया जाता है इनको, तो डाल के छोड़ देते हैं। पिनाकल प्रोग्राम में तो क्या है ना, नहीं सर, वो क्या है इसमें ना सीएमपी सर पढ़ाते थे, तो वो पिनाकल प्रोग्राम के टीचर हैं, तो उन्होंने ये सारे हाँ कैलकुलेशन वही बोल रहा हूँ, पिनाकल में पढ़ाया जाता है। पिनाकल में टाइम इतना होता है कि आराम से बैठा के लगे हुए रगड़ रहे हैं, लगे जितना आता है सब देते जा रहे हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ अपने काम की बात, और काम की बात कितनी है कैसे पता लगेगा, अपने बताया आप लोगों को प्रीवियस ईयर बस। तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा प्रीवियस ईयर से, चिंता मत करिए, ठीक है। बुक सर मिल जाएगा भाई। अभी ऑनलाइन डाउनलोड कर ले, लेकिन जब क्लास में आएंगे तो क्लास में किताब होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा दिन तक काम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। जल्दी नोट करिए इसको, फटाफट खत्म करते हैं आगे। सिग्मा शेल टू शेल वैल्यू है तो एस में ज़्यादा है। हाँ उसकी बात करूँगा मैं उसकी बात करूँगा। सर अगर जेड इफेक्टिव में नेट फोर्स बोल दिया तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलने का कोई जरूरत नहीं है, नेट फोर्स बोल दिया नहीं, नेट फोर्स अट्रैक्शन बोलना पड़ेगा, यस। तो सिंपल सी बात है, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या इस बात को समझते हैं आप लोग? पक्का? तो क्या बोला, जल्दी बोलो मैंने एक बार। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। दोबारा एक बार, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा मतलब सब सहमत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुना ध्यान से, अपने पास s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d भी होता है, f भी होता है। ये किस तरीके से शील्डिंग करते हैं और इनकी शील्डिंग पावर कैसे निर्भर करती है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, ठीक है। शील्डिंग पावर ऑफ s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल एंड f सबशेल, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एक च्युइंगम लो, अगर उस च्युइंगम को मोटा करके एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो थोड़ा फील करना कि जो S वाला सबशेल होता है, S वाला सबशेल वो एक ही जगह पे गोल होता है कि नहीं, स्फेरिकल। जो P वाला होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, च्युइंगम को थोड़ा सा खींच दो, थिकनेस क्या हो जाएगी, कम। D वाला डबल डंबल, और ज्यादा डिफ्यूज, और ज्यादा फैल गया तो दीवार और क्या हो गई, पतली हो गई। दीवार मतलब च्युइंगम की थिकनेस क्या हो गई, और ज्यादा पतली। जो F होता है, F और ज्यादा डिफ्यूज होता है। S में एक स्फेरिकल होता है, P में 2 लोब्स होते हैं, D में 4 लोब्स होते हैं, F में दोस्तों 6 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो 6 होंगे तो और ज्यादा क्या होगा, फैल जाएगा। वो और फैल जाएगा तो दीवार और पतली। तो मैं तुम्हें बस चीजों को इमेजिन करने का तरीका सिखा रहा हूं कि मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे मोटी दीवार किसकी आएगी, S की दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है। ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के प्यार को क्या करेगी, रोक देगी।
तो यहाँ पे न्यूक्लियस का प्यार इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं रहा होगा। इसका मतलब एस, अगर मैं लिखता हूं स्क्रीनिंग पावर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? एस का होगा। इससे पतली दीवार किसकी होगी? बी की होगी। और उससे पतली दीवार किसकी होगी? डी, और फिर किसकी होगी? एफ की। तो डी और एफ की दीवार तो इतनी घटिया होती है, खंडहर टाइप की, वो प्यार को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। मतलब उसकी शील्डिंग पावर क्या होती है? पुअरेस्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब वेरी पुअर शील्डिंग पावर। किसकी किसकी? जल्दी बताओ। डी और एफ की। तो यहाँ नोट लिखे ना कि वेरी पुअर, पुअर एकदम घटिया वाला, वेरी पुअर शील्डिंग। ठीक है, तो एस पी डी एफ। ठीक है, तो शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर आता है हमारे पास कि एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर मेरे भाई बारी आती है पी की, फिर बारी आती है डी की, और फिर दोस्तों बारी आती है एफ की। एस पी डी एफ। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था ये। अच्छा, एक चीज और, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसको नोट कर लो इस जगह। पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जाते हैं अगर हम लोग? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट मतलब अलोंग द पीरियड। कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग? अलोंग द पीरियड। जब हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जल्दी बोलो सारे, क्या होता है? बढ़ता है। और मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं टॉप से बॉटम की, तो इसको क्या बोलेंगे? अलोंग दी ग्रुप। तो अलोंग दी ग्रुप मूव करने पर जेड इफेक्टिव जो होता है घटता है। ठीक है, जब हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सीन थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखिए, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। बातों को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एटम का साइज निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटम एक तो बहुत ही छोटा है, दूसरी चीज एटम में कितने शेल हैं इससे कोई प्रॉपर काउंटिंग नहीं होती है। आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि इन्फिनाइट सेल तक होते हैं। कितने होते हैं? तो इन्फिनाइट शेल होने के कारण एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती है। क्यों? एटम यहां से चालू हुआ और यहां पर खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एटम की कोई पार्टिकुलर कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। इस कारण से हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एटम का, एक एटम पकड़ा, कॉम्पस निकाला और साइज नाप लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग अब करते क्या है? इसका इलाज क्या है हमारे पास? तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है कि हम एटम को अलग अलग केस में स्टडी करते हैं और वहां पर जो साइज आ रहा होगा उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, समझिएगा पहले। एक होता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सुनना पड़ेगा आराम से। एक होता है इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। एक जिसको बोलते हैं वैंडर वॉल रेडियस, और एक होता है इसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब ध्यान देंगे तो कुल मिला के हमारे पास कितने प्रकार के रेडियस हैं? जल्दी बोलो, पहला कौन सा? सारे बोलो पीछे वालों। कोवेलेंट रेडियस। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? वैंडर वॉल। बोलो एक बार, फिर से बोलो एक बार। तो वैंडर वॉल रेडियस। और चौथा कौन सा मेरे भाई? आयोनिक रेडियस। तो कितने रेडियस हैं? दोबारा एक बार। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैंडर वॉल रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। अब थोड़ा सा बातों को सुनना ध्यान से। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कभी आपने बचपन में सुना होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये 9th में है। आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो भाई सुनना,
कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो वहां पर होता क्या है कि दो ऑर्बिटल्स, एक ये ऑर्बिटल है, एक दूसरा ऑर्बिटल ये है, ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या करते हैं आपस में ओवरलैप। सुनते हैं ना ध्यान से, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो भैया, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस, क्या बुलाते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो, फिर से बोलो। तुम सबकी आवाज मिला के और मेरी आवाज अकेले बराबर आती है, पता तुम लोगों को? ये अलग बात है माइक यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम कितने सारे तो देखो, है कि नहीं? मैं बोलो, चिल्ला के दिखाओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो, बोलो बोलो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोले कुछ चिल्ला के। अभी आवाज नहीं आ रही, कैसे घटे क्लास में? जोशी नहीं सब मरे हुए साले सब के सब, कहाँ आके फंस गए? 2 लाख रुपए भी दे दिए, जा भी नहीं पा रहे हैं, अब तो कहाँ फंस गए? बोलो एक बार, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो। चलिए बढ़िया। तो मेरे भाई, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मर गए, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस को बोल रहा हूँ डी। क्या बोल रहा हूँ मैं? डी। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं d/2। डिफाइन करते हैं उसको एक बात बताना, इसका जो d/2 होगा, क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि वो कहीं बीच में होगा यहाँ पर? मतलब वो बाउंड्री तक नहीं जा रहा है। क्या पसंद में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि हम बाउंड्री कहां पर हमें पता ही नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है उसका मास काफी ज्यादा होता है, उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। तो हमने दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल लिया और उसको बाई 2 कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। क्या बोला बोलो जल्दी से? क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? अरे पक्का पक्का? आओ मेटालिक की बात करें। मेटालिक में मेरे भाई एटम्स जो होते हैं वो टची होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी क्या बोलते हैं इसको? डी। डी बोलते हैं इंटर, कौन सी बोली डी? बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो? हाँ, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं बोलो? डी। तो भैया यहाँ ध्यान दो, यह मेटालिक रेडियस, कौन सा रेडियस है? मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस में क्या हो जाएगा? d/2। कोई दिक्कत ध्यान तक? अगली वाली किसके आती है? वैन डर वाल। अब सुनना, वैन डर वाल रेडियस जो होता है ये मेनली होता है गैसेस के लिए। किसके लिए? और गैसेस में भी हम इसको जनरली यूज करते हैं कौन से गैस के लिए? किसके लिए यूज करते हैं? अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या ये चिपके हुए होते हैं? अरे क्या वो चिपके हुए होते हैं? एक कहीं एक कहीं एक कहीं एक कहीं, पता कि नहीं पता आप लोगों को? तो मेरे भाई मान लो मैं 2 गैस ले आता हूं, तो एक गैस ये रही, दूसरी गैस ये रही, इन दोनों के मॉलिक्यूल इतने नजदीक ले आया मैं। अब इसके बीच का डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल रहे बोलो? कितना मान लिया? तो भैया वैन डर वाल रेडियस क्या हो जाएगा? d/2। तो ये भी d/2, ये भी d/2, ये भी d/2। अरे सोचो तीनों सेम हो जाएंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसका d अलग है, उसका d अलग है, उसका d ज्यादा बुद्धिमत लगाना, नहीं तो बराबर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों को कंपेयर करो, तो सबसे बड़का कौन सा होगा रे? कौन सा वाला? वैन डर वाल वाला है ना? तुम बड़े वाले तो पहचानो अपने जैसा कौन सा है यहाँ पर? वैन डर वाल। दिख रहा है आप लोगों को? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो भैया सबसे बड़का वाला वैन डर वाल। पक्का? उसके बाद बारी किसकी? मेटालिक। उसके बाद बारी किसकी? क्या ये बात समझ में आती है मेरे भाई? क्या ये बात सबको समझ में आती है? नोट करो जल्दी से, आयोनिक की चर्चा करेंगे अभी। हाँ, अगर हमने दोनों सेम एटम रखे, हमने अभी अलग डिस्कस किया है, अभी हम दोनों चेंज भी करेंगे, ठीक?
मिनट मेरी बात सुनो पहले यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कोवेलेंट में दोनों हमने सेम लिया था तब तो क्या हो जाएगा, सिंपली डी बाई टू। बट मान लो अगर एक ए है एक बी है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस या डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ए बी का, ये होता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हम कुछ टाइम बाद कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे इस चीज को। इसमें सवाल जेई एडवांस ने कैसे पूछा था वो सुनो बस ध्यान से, कि जेई एडवांस ने सवाल कैसे पूछा। जेई एडवांस ने बोला कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A2, कौन सा मॉलिक्यूल है A2। उसने बोला कि A2 में D की जो वैल्यू है, A2 के लिए D की वैल्यू मान लेते हैं 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, कितनी है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा मॉलिक्यूल है B2, B2 के लिए मान लेते हैं ये है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, कितना है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A मान लो 2 है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B मान लो 3, ये उसने दिया अपने को। और उसने बोला कि जब A2 और B2 को आपस में मिला के एक नया मॉलिक्यूल बनाया जाए, कौन सा AB, तो उस AB मॉलिक्यूल में दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ये सवाल जेई एडवांस में ऐसा सवाल आया था। तो कैसे करोगे, थोड़ी बुद्धि लगाओ। A2 का डिस्टेंस पता है, मतलब हमें ये वाला केस पता है, तो यहां से मेरे पास रेडियस ऑफ ए आ जाएगा। तो मुझे बताओ इसका मुझे आंसर निकालना है, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1 हो जाएगा। उसका मॉड ले लिया है तो चाहे 2 - 3 करो चाहे 3 - 2 करो, कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए टू बी कितना आ जाएगा बताओ, 5 प्लस 10 माइनस 0.09, ये आपका आंसर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सवाल कहां पूछा गया था, जेई एडवांस में। क्या बात क्लियर है? इस फॉर्मूले को बोला जाता है, जिस बाबा ने दिया उनका नाम था, जूता बनाते थे वो, तो नाम था उनका शू मेकर। क्या नाम था? इस फॉर्मूले का नाम है शू मेकर फॉर्मूला। नोट कर लो, मुझे प्रीवियस ईयर दिखाओ फटाफट। भावना समझा यार मेरे दोस्त, आई एम वेरी सॉरी। खुश? हाँ, दिखा। ईयर्स होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, सुनते जाओ। या तो फोटो खींच लेना इसकी। पहले 7 सवाल, कितने सवाल? पहले 7 सवाल और एक सवाल नंबर 40, ठीक है। तुम सबने कोई ना कोई तो अपना आपस में ग्रुप बना ही रखा होगा, मैं सच्चे तो तुम हो नहीं, लेकिन जहाँ तुम लोगों को टीचर को कल्याणी जगह मिलती होगी नहीं, वो इतना अच्छा आइडिया दिया तुमको ठीक है। तो पहले 7 सवाल और एक सवाल नंबर कौन सा बताया मैंने आपको 40। तो ये सवाल क्या, तो फोटो खींच लीजिएगा या आपस में शेयरिंग कर लीजिएगा इसी तरीके से, क्योंकि वो 7 सवाल आपके नेक्स्ट क्लास तक हो जाने चाहिए। थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलेगा, हो जाएगा। एक ही बार में 40 सवाल मिलेंगे, करने बैठोगे तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, 2 घंटे हो गए हम लोग को पढ़ते हुए यार, बहुत देर झेल दिया आप लोगों ने मुझे। रवि और पढ़ जाते सर एक घंटे। बस भाई सॉरी आई एम वेरी सॉरी। हम भी किसी से पूछेंगे ना भाई कि खाना खाई हो, अभी तक इंतजार कर रहे वो पकड़ लिया ना तुमको, तो मैं बेटी से नाम पे डाल देना।